Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today I am continuing the discussion of the topic vectors and in this class I am going to discuss with you geometrical representation of vectors. देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे और उससे पहले मैं एक बार जो डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी शायद वो आपके साथ एक बार वापस से डिस्कस करना चाहता हूँ. How do we define a vector? A vector is a directed line segment. We say that vector is directed line segment. So this definition needs some further discussion. उसको एक बार डिस्कशन की ज़रूरत है जिसके बेसिस पे हम वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करता हूँ. सपोज मैंने लाइन ड्रॉ की है और इसका हम नाम रखते हैं ए बी और इसकी जो डायरेक्शन है इट मूव फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी. ठीक है. सो वी कॉल इट वेक्टर ए बी. इसको वेक्टर ए बी बोलते हैं हम लोग. एंड दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट. दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड इट्स फाइनल और टर्मिनल पॉइंट. तो यहाँ पर हम लोग दो तीन बातें हैं जो इस डेफिनेशन से जो मैंने कहा आपको वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इससे दो तीन बातों को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स. इसी के बेसिस पे हम लोग वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे. आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन की बात अगर मैं करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नया सिलेबस आ गया है 2023 में यूजीसीएफ के अंदर. तो अब वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में शायद ही इसका क्वेश्चन आए डायरेक्टली, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके बेसिस पे आगे बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा. तो बात मैं कर रहा था क्या कि ये जो डेफिनेशन है इसके बेसिस पे हम कुछ फीचर्स की बात कर सकते हैं. जैसे सबसे पहली बात क्या है, अ वेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. वेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्लो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट. अब क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा फिजिक्स से मैच करता है तो मेरे को उस तरफ से बोलना पड़ रहा है. ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्लो है. सॉरी इसको कह सकते हैं कि हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फोर्स है. किस डायरेक्शन में जो है फोर्स है वो फ्लो कर रही है. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फोर्स इज वेक्टर. किस डायरेक्शन में फोर्स फ्लो कर रही है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट. इसको मेज़र करने के तरीके हैं जो मैथ्स में पढ़ते हैं. अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये, तो हम ये पता लगाते हैं कि ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाता है. उस एंगल के बेसिस पे tan थीटा लेकर हम लोग इसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. ठीक है. खैर हम यहाँ पे अभी उसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वेक्टर के पास एसेंशियली एक डायरेक्शन है, and when we change the direction then certainly we are talking about some different vector. So two different vectors, if they have everything else as same except for the direction, they cannot be same, they are different vectors. अगर दो ऐसे वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिनमें सब कुछ सेम है सिवाय डायरेक्शन के, तो वो सेम वेक्टर्स नहीं है, वो अलग अलग वेक्टर्स है. ठीक है. तो हम डायरेक्शन को सेंस भी कहते थे कई बार, किस सेंस में किस फ्लो में जो है वेक्टर मूव कर रहा है. तो डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर को ए बी. दूसरी बात जो हम समझ में आती है वो है क्योंकि हमने कहा कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. देखिए ये जो लाइन सेगमेंट होता है ये एक फाइनाइट लाइन होती है. इट हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ वन एंडिंग पॉइंट. सो दैट मीन्स इट हैज़ सम स्पेसिफिक लेंथ एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. Vector has a specific magnitude. ठीक है. So magnitude of a vector is the straight line distance between its initial point and the terminal point. Initial और terminal point ये जैसे यहाँ पे A और B है, initial terminal point के बीच का जो straight line distance है, that distance is called magnitude of the vector. इसको हम बोलते हैं क्या, वेक्टर का magnitude, length of the vector. ठीक है. नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ये अलग नाम है उसके.
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, नॉर्म ऑफ द वेक्टर। अब इसको कैसे निकालते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे बताऊंगा अभी आपको, आज ही डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वेक्टर्स में, और वो है सपोर्ट। देखिए क्या है, बेसिकली लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन सेगमेंट हवा में नहीं है, वो किसी ना किसी एक इनफाइनाइट लाइन का पार्ट है। तो वो जो इनफाइनाइट लाइन जिसका वो पार्ट है, एक ये इनफाइनाइट लाइन है जिसका ये पार्ट है, दैट इनफाइनाइट लाइन इज समथिंग विच इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वेक्टर्स, सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। सो द इनफाइनाइट लाइन टू विच द लाइन सेगमेंट बिलोंग्स इज द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर, उसको सपोर्ट बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सपोर्ट? देखिए अगर ऐसा है कि एक वेक्टर ए बी है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पर दो लाइंस पहले ड्रॉ करना चाहूँगा। देखिए एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये इनफाइनाइट लाइंस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस तो इनफाइनाइट नहीं है तो मैं एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट लाइंस है। और आपने देखा मैंने एकदम पैरेलल बनाया है इनको, और मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मार्क करता हूँ, उसको बोलता हूँ ए बी, ये वेक्टर ए बी है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मार्क करता हूँ, ये है सी डी, ये वेक्टर सी डी है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मार्क करता हूँ, ये है ई एफ, ये वेक्टर ई एफ है। अब आप देखिए ए बी सी डी ई एफ, इनमें कुछ बातें बहुत खास हैं। वो खास बात यह है अगर ए बी और ई एफ को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये दीज वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो ये को लीनियर वेक्टर्स हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, इनिशियल टर्मिनेंट पॉइंट्स अलग हैं, मगर इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इसी तरह से ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, भले इनके सपोर्ट्स अलग है मगर सपोर्ट्स पैरेलल हैं, तो इनको हम कह सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये सब चीज़ें आगे जब आपके सामने कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आएगी तो उस समय बहुत काम आने वाली हैं। तो सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट आपको ये बताती है कि भले ही वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है मगर वो एक ग्रेटर लाइन का पार्ट है, तो जो डिफरेंट लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है या क्या है। जैसे आप 3D में जाएंगे आगे तो 3 डायमेंशन में पढ़ते समय इन बातों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा आपके लिए, इन चीज़ों को समझने का। तो वेक्टर की हमको तीन चीज़ें समझ में आती हैं, तीन फील्ड समझ में आते हैं। एक है उसकी डायरेक्शन, दूसरा है मैग्नीट्यूड और तीसरा है सपोर्ट। डायरेक्शन इज अ सेंस विच रिप्रेजेंट्स द flow of force from initial to terminal point. Magnitude is a straight line distance between the initial and terminal point, and support represents the infinite line at which the vector line segment lie. Okay, clear होगी बात? अच्छा, अब देखिए, अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम रियलिटी में अगर देखें तो हम जो है प्लेन में भी हम काम कर रहे होते हैं कई बार, और हम 3D स्पेस में काम कर रहे थे। पहले प्लेन की बात करता हूँ, पहले हम प्लेन ले आते हैं। देखिए यहाँ पे ये लीजिए, मैं प्लेन ले आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो सपोज़ मैं यहाँ पॉइंट मार्क करता हूँ, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ये एक पॉइंट, प्लेन में कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी हो सकता है, मगर प्लेन में एक पॉइंट होगा। अब अगर इस पॉइंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता हूँ ऑरिजिन के थ्रू, अगर मैं ऑरिजिन के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन लेके इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करता हूँ, तो ये जो कनेक्टिंग लाइन बनी है OP, वी कॉल इट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो किसी पॉइंट को जब हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं विद ऑरिजिन, तो ऑरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट है और वो पॉइंट उसका टर्मिनल पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, उस वेक्टर का, देन सच वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर, राइट। सो व्हेन वी कनेक्ट अ पॉइंट with straight line from origin and the force of flow is from origin towards the point, then such vector, the vector such formed is called direction vector. So here OP is direction vector of point P. OP is direction vector of point P. अब suppose मैं OP को अगर x बोल देता हूँ, if I call OP as x, ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर माइनस x अगर फाइंड करना चाहता हूँ, if I want to find minus x, तो माइनस एक्स क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ जी? क्या ये पॉसिबल है माइनस एक्स फाइंड करना? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, माइनस एक्स को फाइंड किया जा सकता है, मगर उसके लिए करना क्या होगा? मुझको अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस पे। ये जो वेक्टर अब बन गया यहाँ पे, दिस इज माइनस एक्स। सपोज इस पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूँ,
तो ये जो वेक्टर ओ क्यू है इट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ओ पी. So they have magnitude which is their magnitude is equal, magnitude of OP and OQ is same, but their directions are different, rather their directions are opposite. So हम उनको बोलते हैं क्या, opposite vectors. ऐसे ही अगर मैं 2x निकालना चाहता हूँ तो इस वेक्टर को बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सटेंड कर देना है और आगे तक ले जाना है स्ट्रेट लाइन को. तो ये अगर मैं सपोज यहाँ r तक चला गया और ये भी x है, तो ये टोटल जो हमारे पास वेक्टर हो गया OR क्या होगा, 2x होगा, वेयर PR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP अगर है मेरे पास, तो ये जो वेक्टर OR बनेगा इट इज 2x, ट्वाइस ऑफ वेक्टर x, क्योंकि डायरेक्शन सेम है. ठीक है, वी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का सपोर्ट सेम है, सेम सपोर्ट पे लाई करते हैं दोनों, और मैग्नीट्यूड OR का OP से डबल है, तो मैं OR को कह सकता हूँ कि वेक्टर OR इज ट्वाइस ऑफ x. अगर OP x था तो OR को कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x. ठीक है, यहाँ ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हम लोग ये एरोज़ लगाना ज़रूरी नहीं समझते. लगा देंगे तो कोई आपको कुछ कहने नहीं वाला, लेकिन लगाना हम कंपलसरी नहीं मानते, इसलिए हम यहाँ पर अक्सर एरोज़ लगाते ही नहीं हैं. हम लीनियर अलजेब्रा में क्या करते हैं, हम वेक्टर को बोल्ड कर लेते हैं. जैसे मैं x की बात करूँगा, आई रिप्रेजेंट इट बाय अ बोल्ड कैरेक्टर. तो हमने अगर बोल्ड कर दिया उसको, तो बोल्ड कैरेक्टर बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब एग्जामिनेशन में ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा आपके आप उसको पेन लेके घिसते रहें, उसके ऊपर पेज ही फाड़ दें, नहीं. ठीक है, आप जो भी लिख देंगे ठीक है, बस लिख देगा x रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, कहानी ख़त्म. कंप्यूटर पे आप टाइप नहीं कर रहे हैं इसलिए ये फैसिलिटी नहीं है कि हम उसको ज़्यादा गहरा करते रहें, मगर एक्चुअल में हम जब अलजेब्रा में बात करते हैं तो हम एरो लगाना ज़रूरी नहीं समझते, हल्का सा बोल्ड कर लेते हैं उसको. ठीक है, अच्छा जी, तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात के ऊपर. मैं आपको बता रहा था कि ये जो OP है, दिस OP इज़ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ठीक है, इस डायरेक्शन वेक्टर की हेल्प से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं इस वेक्टर AB के बारे में. जो वेक्टर AB है इसके बारे में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर की हेल्प से. कैसे, अभी जानते हैं. उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. ये ट्रायंगल लॉ मैं आपको स्टेट कर रहा हूँ विदाउट प्रूफ, क्योंकि इसके लिए प्रूफ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो यहाँ पे हमारे काम की नहीं है. तो हमको बस इसका स्टेटमेंट याद रखना होगा और इसको हम कई जगह यूज़ कर लेंगे, बस इतना ही है. सो सपोज आई हैव अ ट्रायंगल ABC. ओके, नाउ सपोज आई हैव वेक्टर AB रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, BC रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर एंड AC रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर. मैं CA नहीं ले रहा, देखिए AB BC फिर CA ना लेके AC ले रहा हूँ, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल लॉ में इसकी ज़रूरत है. ट्रायंगल लॉ हमें ये कहता है इफ़ वी ऐड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल if any two sides representing vectors of a triangle, then the third side in opposite direction is equal to sum of those two sides. या थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊँ अगर, तो द वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स, आप लिख सकते हैं इस बात को, द वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू a vector representing third side but in reverse order, is equal to vector representing third side but in reverse order. यानी अगर मैं वेक्टर AB और वेक्टर BC को ऐड करता हूँ then it will be equal to the vector representing third side which is AC. मगर मैं AB BC और CA पे ना आकर रिवर्स ऑर्डर में जाऊँगा और वो होगा क्या, AC. is something which is called the triangle law of vectors. ये बात याद रखिएगा. मैंने फिर से आपको बोला अभी कि इसका प्रूफ मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाँ, लेकिन इसको हम यूज़ ज़रूर करेंगे और बहुत जगह यूज़ करेंगे. देखिए अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया था इसको यूज़ कैसे करना है. देखिए अभी मैंने आपको जिक्र किया था, एक प्लेन की बात कर रहा था मैं आपके लिए. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. सपोज नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट इज पॉइंट P विच हैज़ कोऑर्डिनेट्स x1 y1. वन पॉइंट इज पॉइंट Q, इट हैज़ कोऑर्डिनेट्स x2 y2. और मैं अब स्केल से इनको ज़रा ज्वाइन कर लेता हूँ. तो अभी आपको बताया था OP क्या होगा. OP रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. एंड इस तरह से अगर मैं OQ ज्वाइन कर लूँ तो
ओ क्यू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, और अगर मैं पी क्यू को भी ज्वाइन कर लूँ अगर, तो उसको भी वेक्टर हम कह सकते हैं. So I have vector OP as the direction vector of point P, vector OQ as the direction vector of point Q, and I have one vector PQ. So OP is direction vector of point P and OQ is direction vector of point Q. ठीक है. Now एक बात समझते हैं ज़रा, एक बात समझते हैं. बात यह है कि अगर मुझे OP पता है और अगर मुझे OQ पता है तो मैं अब PQ बड़ी आसानी से पता लगा सकता हूँ. कैसे, आइए देखते हैं. हम बात करते हैं ट्रायंगल OPQ. इन ट्रायंगल OPQ, अगर मैं ट्रायंगल OPQ की बात करूँ तो ट्रायंगल OPQ में ड्यू टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, OP प्लस PQ क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू थर्ड साइड बट इन रिवर्स ऑर्डर. OP PQ में Q नहीं लेना, क्या लेना, OQ. दिस इज इक्वल टू OQ. So that means vector PQ is vector OQ minus vector OP. PQ is OQ minus OP. ठीक है. तो यानी we can represent any vector as the difference of direction vectors of its two end points. तो initial और terminal point के direction vectors के इनिशियल और एंड पॉइंट के डायरेक्शन वेक्टर्स के डिफरेंस की फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी मैंने जो ऊपर आपको वेक्टर ए बी कहा था, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा फिर इसी फॉर्म में. आप चाहे ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट कीजिए या डायरेक्टली लिख लीजिए ड्यू टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन. वो हो जाएगा क्या, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट. देख लीजिए यहाँ पे ओ क्यू क्या है, टर्मिनल पॉइंट. वेक्टर पी क्यू में अगर मैं पी क्यू की बात करता हूँ, मैंने वेक्टर पी क्यू बनाया है यहाँ पे, तो पी क्यू का टर्मिनल पॉइंट है क्यू, तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो अगर मुझे इनके डायरेक्शन वेक्टर पता हो तो मैं इजीली वेक्टर को फाइंड आउट कर सकता हूँ. ठीक है. अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है सर कि डायरेक्शन वेक्टर कहाँ से पता चलेंगे. ये भी इजीली पता चल जाएंगे. देखिए इसको पता लगाना बहुत आसान है. ये सब जो नॉइस है इसको हटा देता हूँ यहाँ से. मैं अपने कोर पॉइंट पे रहता हूँ. मेरा पॉइंट था P, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1. तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू x एक्सिस, ये लीजिए जी. अब आप ये बता दीजिए, सपोज का नाम मैं रख देता हूँ, सपोज S रख देता हूँ. व्हाट इज OS. OS क्या होगा, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो OS होगा x1. ठीक है. और PS क्या होगा, PS होगा y1. ठीक है. यानी अब यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो वेक्टर OS प्लस वेक्टर SP इज इक्वल टू वेक्टर OP. वेक्टर OS प्लस वेक्टर SP इज इक्वल टू वेक्टर OP. OS क्या है, व्हाट इज OS. OS हमारे पास है x1. OS इज x1. और OP क्या है हमारे पास, OP है y1. OS है x1 और OP है y1. अब हम वैसे IJ के फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं. एक IJ के फॉर्म होती है. IJ के फॉर्म में जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, हम बोलते हैं कि x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर है I, y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है J, और z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है K. तो हम उसको लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू x1 I प्लस y1 J. और अगर जब मैं 3D में चला जाऊँगा, अभी आगे 3D बताऊँगा आपको, तो वहाँ लिखते हैं प्लस z1 K. यहाँ पे IJ के जो होते हैं, दीज आर यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की फॉर्म में. मगर हम क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स को उस तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके हम क्या कहते हैं, हम बस कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं. हम कहते हैं वेक्टर OP जो है इट इज़ x1 y1. वेक्टर OP इज़ x1 y1. तो यानी यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, PQ हमें मालूम है OQ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट OQ माइनस OP, तो आ जाएगा क्या, ये x2 y2 माइनस x1 y1. सो दिस कम्स आउट टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. तो अगर मेरे को P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो x2 माइनस x1
कॉमा y2 माइनस y1। आई के फॉर्म में हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, करते तो उसी फॉर्म में कर दिया करते। और अब एक बात और है, वो ये है कि अगर मुझे वेक्टर पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, दोनों के पी और क्यू के दोनों के एंड पॉइंट्स पता हैं, तो मैं क्या लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ पी क्यू होगी रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान है आपको, अब पी क्यू का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ शायद मैं बताना भूल गया, जो सिंबल है, अगर मैं लिखता हूँ सिंबल x, ये डबल बार लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम रीड करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ, या और नॉर्म भी कहते हैं, और नॉर्म ऑफ वेक्टर x। तो अगर अब बात ये होगी कि मुझे p पॉइंट पता है, q पॉइंट पता है, वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। और वेक्टर को अलजेब्रा में हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट यहाँ पे अभी हम नहीं करेंगे। और अगर लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके मैं लेंथ भी निकाल सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं 2D की बजाय अगर स्पेस में हूँ, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहा हूँ, अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर, यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सिस है, ये सपोज हमारे पास y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से बनाता हूँ। देखिए ये शायद कई बच्चों को समझ नहीं आता, कई बार ये वाला डायग्राम जो होता है मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। देखिए ये डायग्राम, ये अक्सर बच्चे जानते हैं, दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। ठीक है, तो आप ये थंब रूल भी पढ़ के आते हैं, जो बच्चे साइंस साइड से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस बात को। अब अगर मेरे पास कोई पॉइंट होगा P, तो उसके मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, एक y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, x1 y1 z1। तो ये जो मेरा डायरेक्शन वेक्टर बनेगा OP, तो OP डायरेक्शन वेक्टर x1 y1 z1 इज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ OP। ऐसे अगर एक पॉइंट Q है मेरे पास OQ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, सो व्हाट इज वेक्टर PQ नाउ इन दिस केस, बिल्कुल सेम वही नोशन रहेगा। PQ, वेक्टर PQ इज वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। So this is x2 y2 z2 minus x1 y1 z1, or I can say that it is x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. Or if you want to find length of vector pq, then it is under root of x2 minus, ये distance formula is plain and simple, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात, क्लियर। तो ये देखिए इस तरह से वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखिए अपनी वर्कशीट पे चलते हैं, और वर्कशीट पे आके जैसे अगर ये देख लीजिए, एक बात मैंने लिखी है यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक वेक्टर a है, a1 a2 a3 अप टू an, सपोज nth स्पेस में चले गए हम लोग, तो उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर टू an स्क्वायर। इसको हम लोग यूक्लिडियन नॉर्म भी बोलते हैं, मैंने खाली नॉर्म बोला था आपको, बात हुई है, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है जी। अब ये देखिए जो इनिशियल क्वेश्चंस हैं, आपको ये तो बहुत बेसिक बात है, जैसे पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन में a दे रखा है, b दे रखा है, वेक्टर बोल रहे हैं, वेक्टर ए बी क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी होगा 3 माइनस 2 कॉमा माइनस 6 माइनस 1, 3 माइनस 2 कॉमा माइनस 6 माइनस 1, यानी कि इट इज़ 1 कॉमा माइनस 7। एंड लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, रूट अंडर 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 1 यानी माइनस 7 का स्क्वायर, सो 49 प्लस 1 रूट 50, ये लेंथ हो जाएगा। ऐसे ही आपको 3D वाले का भी करना है, मैं करके दिखा देता हूँ वैसे आपको। जैसे आपको एक पॉइंट P पता है 1 0 5, पॉइंट Q पता है -1 2 4, तो व्हाट इज़ वेक्टर PQ, PQ होगा क्या, -1 2 माइनस 0 4 माइनस 5। ठीक है, हाँ फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यूज डाल देंगे। तो दिस इज -2 2 -1, व्हाट इज लेंथ ऑफ PQ,
हम ये निकाल चुके हैं, बस इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, सो √4 + 4 + 1, सो इट इज़ √9 यानी कि 3, सो लेंथ ऑफ वेक्टर इज 3। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, याद है यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। अब हम यहाँ पर क्या ये पता लगा सकते हैं कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो देखिए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मुझको यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को अपनी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 0 5। व्हाट इज लेंथ ऑफ ए? इट इज √1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, √26। ठीक है, मैंने डेलिबरेटली नंबर ऐसे लिए जो रूट के बाहर ना आ पाए, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तब भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा तो ठीक है, तो बाहर आ ही जाएगा। Now if you want to find unit vector in direction of A, unit vector in direction of vector A, जिसको आप लोग स्कूल से शायद ए कैप पढ़ के आते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारी बुक उसको ए कैप रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है, लेकिन क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि ए कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो आप लगा भी देंगे तो कोई काटेगा नहीं। ए कैप इज इक्वल टू ए बाय लेंथ ऑफ ए, यानी क्या होगा 1/√26 टाइम्स वेक्टर है 1 0 5, सो इट कम्स आउट टू बी 1/√26, 0/√26 0 ही होगा, 5/√26। ठीक है, क्लियर है? इससे एक कदम और आगे चलते हैं। कई बार वो क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा फॉर्म अ वेक्टर ऑफ लेंथ दिस मच यूनिट इन द सेम डायरेक्शन। तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 1 2 3 विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो मगर जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो। तो देखिए, हम कहते हैं लेट वेक्टर x इज 1 2 3, तो लेंथ ऑफ वेक्टर x क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so this is √14. Now unit vector in direction of x is x by length of x, which is 1/√14, 2/√14, 3/√14. So now a vector in direction of x with magnitude 7 units is 7 into x कैप। तो x का आपने जो बनाया यूनिट वेक्टर उसको 7 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो अब जो वेक्टर बनेगा वो x की डायरेक्शन में है क्योंकि आपने सेम डायरेक्शन यूज़ की है, मगर उसका अब लेंथ कितना होगा 7 यूनिट्स। तो यानी क्या हो गया, ये हो गया 7/√14, ये 14 था, मैंने गलती से 17 लिख दिया यहाँ पे, शायद 14 है, और उसके बाद 14/√14 और 21/√14। ठीक है, दिस इज द वेक्टर। अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे तो 7 यूनिट आएगा, उसकी डायरेक्शन सेम है जो कि x की डायरेक्शन थी। तो ऐसा कोई भी एक इंट्यूटिव क्वेश्चन आपके सामने वो रख सकता है अगर एग्जाम में देना चाहे तो। बाकी तो इसका आपको लेंथ निकालना है, x का, y का, x का डबल करना है पहले, 2x क्या होगा, 2x होगा। अब -2x निकाल रहे हैं तो -2x क्या होगा, देखिए ये मैं कर देता हूँ आपके लिए, ये निकाल देता हूँ, -2x + 2 टाइम्स x बोल रहा है आपको। सपोज वेक्टर x है मेरे पास, कोई और नंबर ले रहा हूँ मैं, वो आप खुद से कीजिएगा, ये है
तो मुझे चाहिए लेंथ ऑफ 2x प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ x। तो पहले लेंथ ऑफ x निकालते हैं। लेंथ ऑफ x होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √17। अब 2x क्या है? 2x है -2,8। तो लेंथ ऑफ 2x क्या होगा? इसका लेंथ आएगा -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 यानी √68। √68 क्या होता है? 2 √17। 68 होता है ना, 17 4s are, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 17 लगेगा। आई नीड लेंथ ऑफ 2x प्लस 2 टाइम्स लेंथ ऑफ x। तो लेंथ ऑफ 2x आ गया आपके पास 2 √17 प्लस 2 टाइम्स √17 यानी कि 4 √17। ठीक है, ओके जी। अब ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सेस। ये जो AXES लिखा होता है, याद रखिएगा यहाँ पे बात दोनों एक्सिस की हो रही है। ये प्लूरल सेंस है एक्सिस की। AXIS की प्लूरल होती है AXES। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स दोनों एक्सिस के पैरेलल हैं, दो साइड्स x एक्सिस के पैरेलल हैं, दो साइड्स y एक्सिस के पैरेलल हैं। हैज़ वर्टिसेस 3, -2 एंड -4, -7। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है सर। देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या कहानी है, पॉइंट्स क्या क्या थे आपके पास? 3, -2, -4, -7। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, सो आई हैव पॉइंट्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मुझे पॉइंट्स पता थे, एक है 3, -2, 3, -2, एक ये एंड पॉइंट है, और एक है -4, -7, एक ये एंड पॉइंट है। रेक्टेंगल के दो एंड पॉइंट्स पता है, और ये पता है उसकी जो साइड्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी दो साइड्स पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के। दो साइड्स यानी कैसी हैं उसकी? हॉरिजॉन्टल हैं। और दो साइड्स उसने बोला है पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, यानी दो साइड्स उसकी वर्टिकल हैं। साइड्स वर्टिकल हैं जिसकी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया A B C D। A is given to you as 3, -2, C is given to you as -4, -7। तो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ करके, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 3, -7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर -4, -2। अब आपको बोल रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तो आप वेक्टर ए बी और उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। वेक्टर ए बी क्या होगा? वेक्टर ए बी होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो 3 - 3 0, -7 -2, so it is 0, -5। so length of AB is √0 + 25, √25 यानी कि 5। ऐसे मैं BC फाइंड कर सकता हूँ या AD फाइंड कर सकता हूँ, जो भी आप चाहें। सपोज मैं आई फाइंड AD, सो AD इज यहाँ पे D एंड पॉइंट है, तो -4 -3, -2 -2, so it is -7, 0। so length of AD would be √7 square plus 0 square √49, which is 7। so now for this rectangle you have the length, you have the breadth, length breadth दोनों पता है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AB क्या होगा? it will be a rectangle ABCD, it will be AB, length of AB into length of AD, 5 7s are 35 square units। ये क्वेश्चन शायद कभी किसी कॉलेज के इंटरनल में आया हुआ था, मेरे को जहाँ तक ध्यान। अच्छा, फाइनल में ही आया हुआ 2008 में, बहुत पुराना। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि क्योंकि बहुत समय से हम लोग, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ DU के स्टूडेंट्स को, तो बहुत पुराने पेपर भी कलेक्टेड होते हैं, तो क्वेश्चन लगे रहते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे आपके PDF के अंदर। अगर रिसेंट में इसके क्वेश्चंस आने, इस टॉपिक से आने बंद हो गए क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है।
अब नहीं आते क्वेश्चन के, हाँ मगर ये काम बहुत आएगा आगे, कई जगह यूज़ करेंगे इस बात को। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ आर डॉट वी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट आर इंटू लेंथ ऑफ वी। मैंने आपको कहा था, अगर फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आर इन आर लिखा है उसने, जैसे इन आर लिखा है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, और इन आर एन लिखा है तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपको याद होगी कि यहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में आपको कि ये जो आर है यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आर क्या है हमारे पास, दिस आर इज स्केलर क्वांटिटी एंड वी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं लेट, क्योंकि वी वेक्टर क्वांटिटी, सिंस वी बिलोंग्स टू आर एन, सो लेट वी इज इक्वल टू v1 v2 v3 अप टू vn। व्हाट इज लेंथ ऑफ v? लेंथ ऑफ v क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है लेंथ ऑफ v निकालना। तो लेंथ ऑफ v आएगा मेरे पास रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर। ठीक है, और उसने बोला आर वी, आर स्केलर है तो आर वी करेंगे, तो मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कुछ और है, वो अगली क्लास में आएगा आपके पास। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू वी वन, आर इंटू वी टू, आर इंटू वी थ्री से लेकर अप टू आर इंटू वी एन। सो इफ यू फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर आर वी, नाउ इट इज रूट अंडर आर वी वन स्क्वायर प्लस आर वी टू स्क्वायर प्लस आर वी थ्री स्क्वायर प्लस अप टू आर वी एन स्क्वायर। सो इन सब में आर स्क्वायर कॉमन होगा, आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। बच्चे बोलेंगे सर आर स्क्वायर रूट से बाहर आके आर हो जाएगा, रूट से बाहर आके आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर। मगर मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, रूट से बाहर आके आर स्क्वायर आर नहीं होगा, वो होगा एब्सोल्यूट आर। सोचिए बताता हूँ मैं आपको क्यों, तो बाकी लिखता हूँ, ये आ जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस, आप सोच के रखिए मैंने एब्सोल्यूट क्यों लगाया है, अभी मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो ये बच गया खाली मेरे पास, विच इज़ नथिंग बट द लेंथ ऑफ वी, सो आई हैव एब्सोल्यूट आर इंटू लेंथ ऑफ वी, हैंस प्रूव्ड। अब मैंने आपको बोला कि मैंने ये यहाँ पर एब्सोल्यूट साइन क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में मैंने ये तो कहा ही नहीं आपको कि जो आर है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कहीं क्वेश्चन में कहा ही नहीं, आर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रूट से जब बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है x, उसकी वैल्यू है 1,3, आई फाइंड -2x, -2x इज -2, -6। इफ फाइंड लेंथ ऑफ -2x, इट विल बी अंडर रूट -2 स्क्वायर 4 प्लस -6 स्क्वायर 36 रूट 40, रूट 40 होगा क्या, रूट 10 इंटू 4 यानी 2 रूट 10। मैं लेंथ ऑफ x अगर निकालूँ यहाँ पे तो आएगा रूट 1 प्लस 9 यानी रूट 10। सो 2 रूट 10 इज 2 टाइम्स लेंथ ऑफ वेक्टर x। मगर मैंने मल्टीप्लाई तो यहाँ पे -2 किया था, मगर रूट के अंदर जाके स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, और रूट से बाहर आके वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए r इनिशियली पॉजिटिव वैल्यू था या नेगेटिव वैल्यू था, ये ना क्वेश्चन में दिया हमको, ना हमें जानने की ज़रूरत है। जब एक बार रूट से वो बाहर आ गया तो वो क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि वो पॉजिटिव ही हो, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट साइन लगा देते हैं कि भले अगर वो आर नेगेटिव भी रहा हो तो एब्सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट के ऊपर क्वेश्चन था कुछ, राइट। तो यहाँ पे आके ये कहानी हो जाती है ख़त्म। तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो भी करा आपने, ये भी 2009 में आया था, बहुत समय हो गया इस बात को। तो होपफुली आप ये समझ गए हैं। आपके मन में अगर कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आप समझ नहीं पाए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डाउट सेशन में आइए और डाउट सेशन में आके मेरे साथ आप डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।